नमस्कार दोस्तों। आजकल सबकी लाइफ बहुत बिजी हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है और आजकल की लाइफ में बहुत ही कॉमन हो गया है कैब से सफ़र करना। हमें कहीं भी जाना होता है, आराम से हम कैब बुक कर लेते हैं। ये इजी भी है और ज़रूरत भी है। तो आजकल के दौर में कैब बुक करना काफ़ी इजी हो गया है। लेकिन जैसा कि हम सब लोगों ने देखा है, आजकल महिलाओं के खिलाफ क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए कैब बुक करते समय ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आपको कहीं जाना हो, तो आप किसी भी ऐप से कैब बुक करें। खुद से या ड्राइवर से बात करके कैश में डील ना करें। जब भी आप कैब बुक करें, तो ऐप से बुक करें। वो क्योंकि सेफ होता है, उसके अंदर डेटा होता है और ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन होती है और उनको ट्रैक करना बहुत ईज़ी हो जाता है। आज की जो ये घटना मैं आपके सामने वर्णन करने जा रही हूँ, उसमें एक ऐसी ही छोटी सी गलती की वजह से एक पूजा नाम की लड़की को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आइए पूरी घटना को डिटेल में जानते हैं। उससे पहले अगर आपने गुनाह या साजिश को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर ले। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये कहानी पूजा सिंह डे नाम की एक लड़की की है, जो कि कोलकाता की रहने वाली है और जिसकी उम्र लगभग 31 से 32 साल की है। पूजा एक इवेंट मैनेजर के रूप में काम करती थी। साथ ही साथ वो मॉडल भी थी। वो मॉडलिंग का भी काम देखती थी और इवेंट मैनेजमेंट का भी काम करती थी। और अपने काम के सिलसिले में उसे उसका बैंगलोर आना जाना लगा रहता था। पूजा अपने पति के साथ कोलकाता में रहती थी। पूजा की शादी के 9 इयर्स हो गए थे और दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही खुश थे और एक साथ वो कोलकाता में रहते थे। और अक्सर पूजा अपने काम के सिलसिले में बैंगलोर जाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन 29 जुलाई 2019 को पूजा अपने किसी काम के सिलसिले में कोलकाता से बैंगलोर को जाना होता है। तो वो कोलकाता से बैंगलोर की फ़्लाइट लेती है और फ्लाइट से वो कोलकाता से बैंगलोर जाती है। पूजा बैंगलोर के कैंपागोड़ा एयरपोर्ट पे उतरती है और वहाँ से अपने होटल जाने के लिए वो एक कैब बुक करती है। पूजा कैब ओला ऐप के माध्यम से बुक करती है और जब उसका कैब में आ जाता है, तो वो कैब में बैठकर अपने होटल की तरफ जाने लगती है। बैंगलोर से होटल का रास्ता थोड़ा लंबा होता है, तो वो रास्ते में ड्राइवर से बात करनी शुरू कर देती है। जैसा कि रास्ता लंबा होता है, दोनों में काफ़ी अच्छी बातचीत शुरू हो जाती है। काफ़ी देर तक वो दोनों बात करते रहते हैं। कैब ड्राइवर से काफ़ी लंबी बात होने लगती है। बात करते-करते पूजा को ऐसा लगता है कि कैब ड्राइवर काफ़ी अच्छा है, व्यवहार बहुत अच्छा होता है दोनों में। दोनों काफ़ी टाइम तक बात करते रहते हैं। फिर बात करते-करते पूजा कैब ड्राइवर को बताती है कि 31 जुलाई 2019 को उसे वापस कोलकाता जाना है और वापस जाने की फ़्लाइट बैंगलोर से है, बैंगलोर एयरपोर्ट से है और उसकी फ़्लाइट काफ़ी सुबह की है। तो वो ड्राइवर से पूछती है कि क्या उसके लिए ये संभव हो पाएगा कि वो 31 जुलाई को भी पूजा को अपनी कैब से एयरपोर्ट ड्रॉप कर। पूजा सोचती है कि सुबह का टाइम है, कहीं उसको कैब ना मिली या लेट हो गया तो उसकी फ्लाइट मिस हो सकती है और ये ड्राइवर अच्छा है, अगर ये उसे छोड़ देता है तो उसके लिए इजी हो जाएगा। ड्राइवर ऑफर सुन के पहले सोचता है, फिर मान जाता है। फिर पूजा और उसके बीच में 1200 रुपए में होटल से एयरपोर्ट जाने का मामला तय हो जाता है। डील हो जाता है 1200 रुपए में। ड्राइवर तैयार हो जाता है कि वह 31 जुलाई की सुबह पूजा को होटल से लेगा और एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे। होटल पहुंचकर पूजा अपने हस्बैंड को मैसेज करती है। मैसेज करके वो बताती है कि वो अच्छे से होटल पहुंच गई है, वो ठीक है और काफ़ी लेट हो गई है, तो वो सोने चले जाती है क्योंकि कल सुबह उसे काम पे जाना होता है। इधर दूसरी तरफ 31 जुलाई आ जाता है और जिस दिन पूजा को कोलकाता से बैंगलोर पहुंचना होता है। तय समय पे पूजा का पति एयरपोर्ट आकर पूजा को का वेट कर रहा होता है। फ्लाइट आ जाती है लेकिन पूजा नहीं आती है। वो फिर परेशान हो जाता है और पूजा को कॉल करने लगता है।
जब पूजा को कॉल करता है तो पूजा का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। वो काफ़ी बार ट्राई करता है लेकिन पूजा का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। फिर वो अपने सारे दोस्तों और पूजा के सारे दोस्तों को भी कॉल करता है, रिश्तेदारों को भी कॉल करता है। उसे लगता है शायद पूजा किसी रिश्तेदार के पास चली गई हो, लेकिन किसी के पास से उसे कोई खबर नहीं लगती। फिर सारे रिश्तेदार भी परेशान हो जाते हैं, सब एक दूसरे को कॉल करने लगते हैं कि शायद किसी को कुछ पता हो, बट कहीं से कोई अच्छी खबर ना आने के बाद उसका पति थोड़ा घबरा जाता है। तभी पूजा के फोन से एक मैसेज आता है जिसमें टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखी होती है, इमरजेंसी, बहुत अर्जेंट नीड है 5 लाख रुपए की। वो लिखा होता है इमरजेंसी नीड कैश अर्जेंटली 5 लाख। मैसेज देखते ही पूजा के पति को तुरंत उस नंबर पे कॉल करता है, लेकिन पूजा का फोन स्विच ऑफ आता है और ये स्विच ऑफ देख के वो और घबरा जाता है और तुरंत दौड़ के पुलिस के पास जाता है। और मन में उसे अनहोनी का ख्याल भी आते रहता है कि ये पूजा मैसेज कर रही है, फोन क्यों स्विच ऑफ कर रही है और इतनी बड़ी अमाउंट की उसे क्या जरूरत होती है। और उसे शक इसलिए होता है कि जो मैसेज होता है वो बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखा होता है। वो बहुत दौड़ते हुए कोलकाता की न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाता है। वो रिपोर्ट लिखाता है कि आज उसकी पत्नी बैंगलोर से वापस आने वाली होती है लेकिन नहीं आती है और वो उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। ये बोलते हुए वो पुलिस को पूजा का भेजा हुआ मैसेज भी दिखाते हैं, लेकिन पुलिस इस मामले को इतनी सीरियसली नहीं लेती है और बस रिपोर्ट लिख लेती है और फाइलों में वो रिपोर्ट कहीं गुम हो जाता है। पूजा का पति वेट करता होता है, कई दिन निकल जाते हैं, पुलिस इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती और ना ही उसके पति को कोई अपडेट देती है। उसका पति भी परेशान होता है क्योंकि वो पूजा का इंतजार कर रहा होता है और पूजा के नंबरों पर ट्राई कर रहा होता है और उसे कोई खबर नहीं लगती कि उसकी वाइफ कहाँ है। इधर ही दूसरी तरफ बैंगलोर में एक अलग ही केस को लेकर हलचल मचा होता है। बैंगलोर में क्या होता है कि एयरपोर्ट कैंपस पे उसी दिन 31 जुलाई 2019 को अचानक से लोगों में हलचल होता है कि एयरपोर्ट कैंपस पे पुलिस वहीं पे एयरपोर्ट पैसेंजर्स को एक लाश मिलती है जो काफी बुरी हालत में होती है, जिसका फेस बहुत ही बुरी तरह बिगड़ा होता है। ये देख के वहाँ की पब्लिक परेशान हो जाती है और फिर पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस आती है, फिर पुलिस बॉडी की शिनाख्त करने की कोशिश करती है, लेकिन चेहरा इतना बिगड़ा होता है कि उसकी पहचान नहीं हो पाती है। पुलिस बॉडी को तुरंत हॉस्पिटल भेजती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है ताकि ये पता लग सके कि इसकी मृत्यु कैसी हुई है। बॉडी एक महिला की होती है। फिर पुलिस कोशिश करती है कि उस बॉडी किसके कपड़ों से या उसके पास कुछ भी है उससे पहचान की जा सके कि ये बॉडी किसकी है। बॉडी पे एक टैटू भी होता है जिसकी पुलिस फोटो लेके रखती है और काफी थानों में भेजती है, कई जगह के थानों में भेजती है, कई शहरों में भेजती है, आसपास में भी पता करती है कि अगर कोई मिसिंग है तो उसे पता चले, लेकिन उसे कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं मिलता। किसी भी थाने से किसी भी गुमशुदगी का रिपोर्ट उसे नहीं मिलता। उसे नहीं पता चलता है कि यह बॉडी किसकी है। पुलिस बॉडी का 2-3 दिन तक वेट करती है कि कोई शिनाख्त कर ले। जब कुछ नहीं शिनाख्त हो जाता, पोस्टमार्टम से ये पता चलता है कि बॉडी को बहुत बुरी तरह से चाकू से मारा गया है और रॉड से भी उस पर हमला हुआ है और इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। फिर पुलिस एक सर्च टीम बनाती है जिसे वो स्पेशली ये सर्च करने में लगाती है कि ये किस महिला की बॉडी है, ये कहाँ की महिला है और फिर बाद में कि इसका कत्ल कैसे हुआ है। जब पुलिस को कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो पुलिस कपड़ों को चेक करती है और कपड़ों से ब्रांड का पता लगाती है। फिर उस ब्रांड के 2 साल में कितने सेल हुए हैं पुलिस हर जगह से पता करती है कि किन किन लोगों ने इस ब्रांड के कपड़े खरीदे हैं। टोटल 1400 लोग मिलते हैं जो उस ब्रांड के उस टाइप के कपड़े खरीदे होते हैं। पुलिस के लिए भी आसान नहीं होता कि 1400 लोगों से पूछताछ करे और पता करे कि उसे इस बॉडी के बारे में कुछ पता है क्या, लेकिन पुलिस
बेंगलुरु पुलिस बहुत मेहनत करती है, सब लोगों से पूछती है, सब लोगों को नंबर मिलाती है, कॉल करती है और पता करने की कोशिश करती है कि किसी को कुछ उस बॉडी के बारे में पता हो। तभी पुलिस की मेहनत थोड़ी रंग लाती है और उन्हें पता चलता है कि इस ब्रांड के कपड़े कोलकाता में एक जगह से सेल सेल हुए हैं। पुलिस की एक टीम तुरंत कोलकाता जाती है और वहां के पुलिस थाने में फोटो सर्कुलेट करती है और पुलिस थानों से पता करती है कि क्या वहां कोई औरत मिसिंग है, ताकि उसे वहां से कुछ खबर मिले। तभी वहां एक पुलिस थाने से ये पता चलता है कि कोलकाता के एक पुलिस थाने में एक आदमी ने अपनी वाइफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। जब वो रिपोर्ट पढ़ता है, सब तो सारा डिटेल देखता है, तो वो डिटेल बिल्कुल उस बॉडी के साथ मैच कर जाती है। ये कोलकाता पुलिस स्टेशन की लापरवाही थी, या ऐसा कहें कोलकाता पुलिस की लापरवाही थी, और बैंगलोर पुलिस की मेहनत का फल था, जिसकी वजह से उस बॉडी का शिनाख्त करना इजी हो गया और पता चला कि वो लड़की कोलकाता से है और वो लड़की कोई और नहीं, पूजा डे थी, जिसकी रिपोर्ट उसके पति ने उसी दिन 31 जुलाई को ही लिखवाई थी मिसिंग की। अगर कोलकाता पुलिस ने अपना काम ढंग से किया होता तो तभी के तभी पता लग जाता कि जो बॉडी बैंगलोर में मिली है वो किसी और की नहीं, पूजा सिंह डे की है। जैसे ही रिपोर्ट मिलता है, पुलिस तुरंत पूजा सिंह डे के पति को फोन करती है और बैंगलोर बुलाती है और सारा सामान, जो उसके कपड़े, टैटू के फोटोग्राफ्स और उसका घड़ी, जो वॉच रिस्ट वॉच होता है, वो दिखाती है। उसका पति देखते पहचान जाता है कि ये उसकी वाइफ की है और कंफर्म करता है कि ये उसकी वाइफ की है। और अब पूरा कंफर्म हो जाता है कि जो बॉडी बैंगलोर पे मिली थी वो किसी और की नहीं, वो पूजा सिंह डे की थी। अब सवाल ये उठता है कि बॉडी तो मिल गई, किसकी है वो भी पता चल गया, लेकिन अब कातिल कौन है? कौन है जो इतनी बेरहमी से, और किसके क्या दुश्मनी हो सकती है जो इतनी बेरहमी से वो पूजा को मार डालता है? ऐसा पता करने में सबसे बड़ा रोल मोबाइल का आता है। पूजा के कैब पूजा के बुकिंग की सारी डिटेल चेक की जाती है। पूजा के ईमेल का एक्सेस उसके पति के पास होता है। उसका पति सारा बताता है कि उसकी वाइफ बैंगलोर गई थी और वहीं से मिसिंग है। पुलिस बैंगलोर में उसकी ईमेल से उसके कैब का छानबीन करती है तो पता चलता है कि उसकी वाइफ को ओला से एक कैब बुक करी थी, जिसके ड्राइवर के बारे में पता करने पे पता चलता है कि उसके ड्राइवर का नाम था एच.एम. नागेश। तो नागेश का पुलिस छानबीन करती तो उसे पता चलता उस कैब ड्राइवर का पूजा के साथ जो उसने कैब बुकिंग की थी वो लास्ट बुकिंग होती है। उसके बाद नागेश का कुछ अता पता नहीं होता। पुलिस फिर नागेश का मोबाइल नंबर ढूंढ निकालती है और उसे ट्रैक करके उसके लोकेशन से ट्रैक करने की कोशिश करती है। और पूजा के मोबाइल से जो एसएमएस उसके पति को आया होता है, जब उसके लोकेशन को ट्रैक करती है तो देखती है कि 31 को दोनों की लोकेशन सेम जगह होती है, यानी उस जगह पे जहाँ पे पूजा का मर्डर हुआ होता है। पुलिस को समझते देर नहीं लगती कि पूजा के मर्डर के पीछे नागेश का हाथ है। वो नागेश को ढूंढना शुरू करती है। नागेश गायब हो गया होता है, लेकिन पुलिस मोबाइल से नागेश का लोकेशन ट्रैक करके नागेश को अरेस्ट करती है और नागेश से पूछती है कि उसने पूजा के साथ क्या किया और क्यों किया। पहले तो वो मना कर देता है, वो बोलता है कि नहीं उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन जब पुलिस सारे सबूत दिखाती है, थोड़ी सख्ती दिखाती है, तो नागेश सारा मामला बताता है। तो मामला इस प्रकार होता है। नागेश पुलिस को बताता है कि वो पूजा को, जब पूजा कोलकाता से बैंगलोर आई थी तो उसने ही पूजा को बैंगलोर एयरपोर्ट से होटल छोड़ा था। और रास्ते में जब पूजा से उसकी बात हुई तो पूजा ने उसको बताया था कि 31 जुलाई को सुबह सुबह उसे कोलकाता के लिए फ्लाइट है, तो उसे बैंगलोर एयरपोर्ट जाना है और 4 बजे उसे होटल से निकलना है। तो वो 1200 रुपये में तैयार हो जाता है पूजा को वापस होटल से बैंगलोर एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। और अचानक उसके मन में एक ख्याल आता है, या कहीं एक बुरी ख्याल आता है कि सही मौका है। उसे लगता है पूजा काफ़ी अमीर है और उसे पैसे की थोड़ी कमी होती है, तो इसका वो सोचता है कि मौके का फ़ायदा उठा सकता है। वो रास्ते में पूजा के साथ लूटपाट करके उसके सारे पैसे ले लेगा। इसी ख्याल से वो पूजा को
हाँ बोल देता है और 31 जुलाई को सुबह सुबह 4 बजे वो पूजा को लेने पहुंचता है। और पूजा जैसे उसकी कैब में बैठती है तो पूजा को थोड़ी नींद आने लगती है। तो वो रास्ता चेंज करके एक गांव की तरफ मुंह मोड़ लेता है और गांव की तरफ सुनसान रास्ते से लेके जाने लगता है। लेके जाते वक्त जब देखता है वो पूजा सो रही है, वो रास्ते में गाड़ी रोक के पूजा को पिक करने से पहले एक एक चाकू के रखा होता है और साथ में एक रॉड भी अपने सीट के नीचे रखा होता है। जैसे वो देखता है पूजा सो रही है, तब उसके सिर पे रॉड से बहुत जोर से वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जैसे पूजा बेहोश हो जाती है, उसके साथ वो गलत काम करने की कोशिश करता है। तभी पूजा उठ जाती है और गाड़ी का गेट खोल के वो भागने की कोशिश करती है। तब तक वो लोग एयरपोर्ट कैंपस के पास पहुंच गए होते हैं। तो जैसे ये देख के नागेश को काफी गुस्सा आ जाता है। वो अपने सीट के नीचे से चाकू निकालता है और पूजा के ऊपर वार करता है। वार करता है, पूजा बहुत ही घायल हो जाती है। उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारती और फिर भी वो भागने की कोशिश करती है। वो चाकू से पूजा के ऊपर 20 बार वार करता है। इसके बाद उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो पास में रहे एक पत्थर को उठा के पूजा के सर पे दे मारता है। पूजा वहीं पे गिर जाती है। उसके बाद वो जब देखता है कि पूजा मर चुकी है, तो पूजा के फेस पे उस पत्थर से इतनी बार वार करता है कि पूजा का पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। पूजा का सर अच्छे से कुचलकर उसकी हत्या कर देता है और फिर नागेश उसके लाश को उठाकर झाड़ियों में वहीं पे फेंक देता है। और जब नागेश फेंकने के बाद उसकी पर्स को चेक करता है, तो पूजा के पर्स में मात्र 500 का एक नोट होता है और 2 क्रेडिट कार्ड होते हैं, जिसे वो रख लेता है अपने पास। और उसी मोबाइल से पूजा के ही मोबाइल से उसके पति को टूटी फूटी अंग्रेजी में एसएमएस करता है कि नीड 5 लाख रुपीज एंड आई एम इन हैदराबाद। जिसके बाद पूजा के पति को शक होता है और वो कोलकाता पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाता है और इसके बाद ही सारा मामला बाहर आता है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी अगर आप कैब बुक कर रहे हैं, तो कितना भी आपको लगे कि ड्राइवर अच्छा है, अच्छे से बात कर रहा है, व्यवहार में अच्छा है, इन सब बातों पे ना जाए और कृपया सावधानी बरते और ऐप से बुक करें। पूजा की इस छोटी सी नादानी ने उसकी जान ले ली। ये किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी पूजा हो सकती है। तो कृपया सावधानी बरते और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। यहीं पे यह घटना समाप्त होती है। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और गुनाह और साजिश को शेयर करें। या थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।